वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के बारे में जानना होता है। तो आज का जो वीडियो है ये हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स आपको मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि ये महासंग्राम रिवीजन क्लास आप इस वीडियो को कह सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो क्विक रिवीजन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। संपूर्ण सिलेबस से बनने वाले छोटे छोटे प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से समझेंगे, ताकि आप परीक्षा से पहले अगर इस वीडियो को देख लें तो आपका काम हो जाए। ठीक है, तो एक रिवीजन के तौर पर आप इस क्लास को ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित किया है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलें जानते हैं और बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। खास करके आपको बता दूं, आपके पेपर का नाम है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है आर्थिक विचारों का इतिहास। आर्थिक विचारों के इतिहास का सिलेबस मैंने दिया हुआ है। उसमें आपको सभी विद्वानों के, कुछ प्राचीन विद्वान हैं जिनके आर्थिक विचारों के बारे में पढ़ना है, कुछ मध्यकाल के हैं और कुछ नवीन विचारक हैं यानी आधुनिक विचारक हैं। तो उन्हीं विचारों के बारे में जानना है जो कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, इकोनॉमिक थॉट से रिलेटेड है, उन्हीं का इतिहास हमको समझना है। तो हम चर्चा करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे कि आखिरकार ये चीज़ें होती क्या है और इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रकृतिवाद से क्या आशय है। बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रकृतिवाद से क्या आशय है? तो प्रकृतिवाद की अगर बात की जाए, प्रकृतिवादी जो थे वो बहुत ही, अगर बात करें प्रकृतिवादियों का, तो प्रकृतिवादियों ने केवल भूमि को उत्पत्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया और उनका कहना था कि भूमि के अलावा अन्य क्षेत्रों में लगा श्रम जो होता है वो अनुत्पाद होता है। और भी तमाम सारी बात प्रकृतिवादी करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकृतिवादियों या प्रकृतिवाद से क्या मतलब होता है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा अति लघुत्तरीय में, लघुत्तरीय में, दीर्घोत्तरीय में, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा जान लेंगे तो आप बना करके भी आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो का बनाने का सीधा सा मकसद है कि अगर आपने इससे पहले कुछ पढ़ा है प्रकृतिवाद के बारे में तो आज आप ये भी देख लेंगे, तो क्या होगा कि आपका बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। पहला प्रश्न है, प्रकृतिवाद से क्या आशय है। तो प्रकृतिवाद की अगर बात की जाए तो लुई 14वें के शासनकाल के अंतिम वर्षों में, चूंकि फ्रांस के शासक थे लुई 14वां, उसके बाद में क्या होता है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों में तमाम प्रकार के असंतोष सामने आते हैं। मतलब लुई 14वां जब मरता है, फिर उसके बाद में आप देखते हैं फ्रांस की जो राजनीतिक दशा है, जो सामाजिक दशा है, जो आर्थिक दशा है, इसमें बहुत कुछ परिवर्तन होता है, असंतोष होता है, कृषि की उपेक्षा की जाती है, कृषकों का शोषण होना प्रारंभ हो जाता है। कृषि की उपेक्षा का मतलब होता है कृषि लोग नहीं करना चाहते हैं। कृषकों के शोषण, मतलब कृषकों के शोषण की बात सामने आती है। जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उनका लोग शोषण करते हैं। कुलीन तंत्र में विलासिता बढ़ती जाती है और इसके अलावा आप देखते हैं उच्च कर भार हो जाता है। ठीक है, मतलब कर जो होता है, टैक्स जो होता है वो बढ़ा दिया जाता है। और यही सब चीज़ें आप देखते हैं फ्रांस में कुछ ऐसे विचारक भी उदय होते हैं इसी काल में, जब ये सारी चीज़ें घटनाएं घटित हो रही थी इसी शासनकाल में, या इसी जो ये चीज़ें विशेषताएं मैंने आपको गिनाई कि भाई ये तमाम प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक जो असंतोष व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो रहे थे, इसी असंतोष को खत्म करने के लिए बहुत सारे विचारक फ्रांस में हुए हैं, जिन्होंने एक प्रकार से बहुत सारे नियम कायदे बताए, प्राकृतिक विधान की प्रधानता की, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों से जुड़े व्यवसायों को, प्रकृति के द्वारा जो हमको मिली हुई व्यवसाय हैं उन्हीं को प्रदत्त संसाधन बोलते हैं। प्रकृति प्रदत्त यानी जो हमको प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा पहले से मिले हुए हैं। जैसे कि खेती आप करते हैं कहाँ पर, भूमि पर, तो भूमि हमको कहाँ से मिली है, प्रकृति के द्वारा मिली है, यानी भगवान के द्वारा मिली है। कृषि, जल, ठीक है, मतलब ये सब पशु हमने तो बनाया नहीं, पशुओं को, दूध वगैरह हम जो है निकालते हैं, पशुओं का बेचते हैं, उससे भी पैसा कमाते हैं। तो वो सब हम लोगों ने तो बनाया नहीं, बस हम लोग उसको पालते हैं पशुओं को और उनके दूध का सेवन करते हैं और दूध को बेचते हैं और उससे आर्थिक लाभ कमाते हैं। ठीक है, आपको भूमि तो आपने बनाई नहीं है, भूमि तो जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, तो वो उसने बनाया है। तो ऐसे ही तो जो प्रकृति से जुड़े हुए व्यवसाय हैं उनकी प्रधानता की बात की जाती है। जो इसके बाद में लुई 14वें के बाद में विद्वान आते हैं,
कृषि, मत्स्य पालन यानी मछली आप तो बनाते नहीं, भगवान ने बनाया है। खनन, जैसे धातु बहुत सारी जो नीचे दबी हुई हैं वो आपके द्वारा, मनुष्य के द्वारा तो बनाई नहीं गई हैं, तो ये सब काम किए जाने लगते हैं। कृषि को ही उत्पादक माना जाता है। मुक्त बाजार तंत्र की व्यवस्था होती है। बाजार में किसी प्रकार का कोई एकाधिकार जैसी कोई बात नहीं होती है। और इन सभी तत्वों की प्रमुखता एक प्रकार से हो जाती है। और इन्हें प्रकृतिवादी कहा जाता है, जो कृषि को प्रधानता देते हैं और मत्स्य पालन करते हैं। खनन को एक उपयोगी आर्थिक साधन मानते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति कमा खा सकता है। तो ये थे प्रकृतिवादी। और इन्हीं प्रकृतिवादियों में खास करके नाम आता है फ्रांकोइस का, ठीक है। इसके अलावा नाम आता है कोएने का, और इसके अलावा दूपो द एल्डर का नाम आता है, नेमोर्स का नाम आता है, दी गोरेने। ये सब विचारक हैं जिन्होंने अपने विचारों से प्रभावित किया और प्रकृतिवाद को और आगे बढ़ाया। प्रकृतिवाद की अगर बात की जाए तो प्रकृतिवादियों ने धातुओं को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने कृषि से प्राप्त विशुद्ध उत्पत्ति पर बल दिया और कहा कि देश का कल्याण विशुद्ध उत्पत्ति के बढ़ने पर निर्भर है। जैसे सोना चांदी स्वयं में मानव समाज को भूख प्यास संतुष्ट करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तो हमको सबसे पहला काम खनन पर नहीं करना चाहिए। हमको सबसे पहला काम अपने भोजन की तलाश करनी चाहिए, खेती करनी चाहिए, क्योंकि खेती करेंगे तब अनाज मिलेगा और अनाज को आप खाएंगे। लेकिन अगर आप खुदाई करेंगे तो खुदाई करने से आपको क्या मिलेगा भैया? खुदाई करने से आपको क्या मिलेगा? अर्थशास्त्र में प्रकृतिवाद जो चलता है, ये प्रकृतिवाद आपका यही है कि भाई जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन आप पहले करें, फिर उसके बाद में अगर समय बचता है तो आप कोई दूसरा काम करें। जैसे कि आर्थिक तंत्र अपना मजबूत करने के लिए आप पशुपालन करें, आप मछली पालन करें, आप खेती करें, ठीक है। आप ये सब कर सकते हो, ये सब प्रकृति के द्वारा मिली हुई। आप खनन भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर प्राथमिकता देने की बात आएगी तो आप कृषि को देंगे, क्योंकि कृषि के द्वारा जो हमको चीज़ें प्रोडक्ट प्राप्त होती हैं उसको हमारा एक प्रकार से भोजन के रूप में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा भोजन भी उससे मिलता है, लेकिन सोना चांदी से आपका पेट नहीं भरता है। तो वहीं पर वाणिज्यवाद की बात की करेंगे आप, तो वाणिज्यवाद में खनन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे। देखें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आर्थिक संस्थाओं से क्या आशय है, फटाफट से आप बताएंगे। परंपरावादी एवं नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह विश्वास था कि उपयोग, उत्पादन तथा धन का वितरण आर्थिक नियमों के द्वारा निर्धारित होता है। आर्थिक नियम के द्वारा ही चाहे धन का उपयोग या विश्वास मतलब धन का वितरण करना हुआ या उत्पादन करना हुआ या उपयोग करना हुआ किसी चीज़ का, तो ये सब आर्थिक नियमों के द्वारा संचालित होता है। परंतु अमेरिका के आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस विचार को क्या किया? अस्वीकृत कर दिया और एक नई विचारधारा प्रस्तुत करी, एक नया संकल्पना प्रस्तुत करी अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने। और अमेरिका के अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण आर्थिक संस्थाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आर्थिक जो संस्थाएं होती हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनके द्वारा आर्थिक क्रियाओं को निर्धारित किया जाता है कि कौन सी आर्थिक क्रिया होगी और कौन सी जरूरी है। आर्थिक संस्थाओं का आधार जो होता है मनोवैज्ञानिक होता है और इसका निर्माण रीति रिवाजों, आदतों तथा मौजूदा आर्थिक व्यवस्थाओं के द्वारा निर्देशित होता है। प्रोफेसर डेवेनपोर्ट ने संस्थाओं की परिभाषा देते हुए कहा कि संस्थाओं का अर्थ है मानवीय विचारों व आदतों में एक रूपता, सामान्य रूप से स्थापित मस्तिष्क की प्रवृत्ति और व्यवहार में सामान्य रूप से अपनाए गए रीति रिवाज, निजी संपत्ति, उत्तराधिकार, सरकार, कर व्यवस्था, प्रतियोगिता तथा साख आर्थिक संस्थाओं के अच्छे उदाहरण है। तो ये आपका जो ये टॉपिक है वो कौन सा था? आपका आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं? ये मानवीय विचारों व आदतों में एक रूपता लाती हैं, सामान्य रूप से स्थापित मस्तिष्क की प्रवृत्ति और व्यवहार में सामान्य रूप से अपनाए गए रीति रिवाज इसमें शामिल होते हैं। निजी संपत्ति, उत्तराधिकार ये भी बात करता है खास करके। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं सरकार, कर व्यवस्था, प्रतियोगिता और जो मुद्रा का संचलन होता है कि मुद्रा का मान कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा, साख नियंत्रण प्रणाली जो होता है, ये सब की मुद्रा का मान कब घटेगा कब बढ़ेगा, तो ये आर्थिक संस्थाएं जो होती हैं ये सब वही मैनेज करती हैं, वही निर्धारित करती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका होती हैं आर्थिक संस्थाएं जिनके द्वारा आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो संचालित होती रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानते हैं। तीसरा प्रश्न है वाणिज्यवाद किसे कहते हैं?
वाणिज्यवाद जो होता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वाणिज्यवाद में क्या होता है कि ये सोना चांदी इत्यादि पर ज़्यादा फोकस करते हैं, धातुओं पर फोकस करते हैं, लेकिन ये कृषि पर उतना फोकस नहीं करते हैं। जबकि प्रकृतिवादियों का मानना था कि कृषि पर पहले फोकस किया जाए, उसके बाद में फिर आप खनन पर फोकस करें। वाणिज्यवाद सम्मिलित रूप से उन सिद्धांतों का नाम होता है जो व्यापार, मुख्य रूप से विदेशी व्यापार के जरिए राष्ट्र को अधिक से अधिक साधन संपन्न बनाने के लिए प्रयुक्त किया गया होता है। क्योंकि आप अब खेती करने लगे, खेती करने के बाद में आपके पास पैसा हो गया, तो आपने खेती करके जो प्रोडक्ट प्राप्त किया, आप उसको खाने के लिए रख लें जो आपके लिए उपयोगी हो, लेकिन खाने से अगर अधिक होता है तो फिर उसको आप बेच दें, उसका व्यापार कर दें। तो वाणिज्यवाद इस पर फोकस करता है, विदेशी व्यापार पर फोकस करता है। ठीक है। वाणिज्यवाद के विचारकों एवं समर्थकों, जिनमें कुशल व्यापारी, कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ तथा शासक जो थे वो शामिल हुआ करते थे। और इन सभी का विचार ये था कि यदि कोई देश अपने यहाँ विनिर्मित उत्पादों का निर्यात करके अन्य देशों से सोना चांदी अपने देश में एकत्रित करने में सफल हो जाता है, तो वह इससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जो अंततः एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण के में योगदान देती है। मतलब ये व्यापारियों को राजा या शासक जो हुआ करते थे बताते थे, अगर राजा कोई हो गया, अगर अपने देश में मान लेते गेहूं हो रहा है, तो वो गेहूं बेच करके यहाँ पे जैसे गेहूं की जितनी आवश्यकता है उतना इकट्ठा रोक करके और बाकी गेहूं को बेच करके और दूसरे देश से सोना चांदी ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भारत देश जो है उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। अगर ऐसा होता है तो ये बताया, मतलब ये वाणिज्यवाद की विचारधारा कहती है कि भाई विदेशी व्यापार किया जाए और विदेशी व्यापार के माध्यम से सोना चांदी जैसी अमूल्य वस्तुओं को यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रखा जाए, जिससे क्या होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। क्लियर। आगे बढ़िएगा। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार क्या हैं? दादा भाई नौरोजी के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। दादा भाई नौरोजी की अगर बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी एक अर्थशास्त्री भी थे, ठीक है, और विचारक है अच्छे खासे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रवाद के जनक माने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी 1825 में इनका जन्म होता है, 1917 में मृत्यु होती है। और भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, समाज सुधारक हैं, राजनीतिज्ञ, ये सब कुछ थे। राजनीतिज्ञ भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, समाज सुधारक भी थे दादा भाई नौरोजी, और द्वितीय अध्यक्ष भी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इनका जन्म 4 सितंबर को हुआ था 1825 में। बम्बई में इनका जन्म होता है एक संपन्न पारसी परिवार में। तो ये पारसी थे दादा भाई नौरोजी, ये बात ध्यान रखेंगे। इनके आर्थिक विचारों की अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करी है, और इनके सभी ग्रंथों में भारत में निर्धनता एवं गैर ब्रिटिश शासन, ये सबसे प्रसिद्ध रचना जो है इनकी मानी जाती है। भारत में निर्धनता यानी कि पॉवर्टी इन इंडिया एंड गैर ब्रिटिश जो रूल होते हैं, जो गैर ब्रिटिश शासन है, मतलब जहाँ पर एक प्रकार से ब्रिटेन का शासन चलता है, तो भारत में निर्धनता ब्रिटिश शासन के दौरान जो आई उसके बारे में, मतलब कि भारत में निर्धनता और खास करके ब्रिटिश शासन काल की निर्धनता जो रही, जो उन लोगों ने थोपा, इस पुस्तक में आपको बताया गया है। ठीक है। और इसी पुस्तक में उनके आर्थिक विचारों का समावेश खूब बढ़ चढ़ करके हुआ है। उसमें खास करके इस पुस्तक में निर्धनता पर चर्चा करी है दादा भाई नौरोजी ने। इसके अलावा विदेशी गमन और निष्कासन सिद्धांत की बात करी है, मतलब कि जब यहाँ पर लोग गरीब होते तो यहाँ से लोग जाते हैं, बाहर भागते हैं। तीसरी बात, भारतीय राष्ट्रीय आय की बात करी है इन्होंने। इसके अलावा ब्रिटिश शासन की आलोचना भी खूब जम करके करी है इस पुस्तक में। भारत में निर्धनता और गैर ब्रिटिश शासन, इसमें खूब जबरदस्त तरीके से आलोचना करी है दादा भाई नौरोजी ने। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, गांधी के आर्थिक विचार को बताइए। गांधी के आर्थिक विचारों की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी के आर्थिक विचार जो हैं उनके कई सारी पुस्तकें हैं। उन्हीं पुस्तकों में आपको मिलेगा, जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, यंग इंडिया हरिजन, इसके अलावा 100%, ये सब लेख हैं और पुस्तकें हैं। तमाम सारे भाषण संग्रहों, संपादित पत्रिकाओं में पत्र तत्र जो बिखरे हुए हैं, यत्र तत्र बिखरे हुए हैं जो पत्र पत्रिकाएं इनकी, उन सभी में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे तो गांधी जी के आर्थिक विचार उसमें दिखाई पड़ेंगे। गांधी जी के विचारों का स्पष्ट विवरण जो है डॉक्टर कुमारप्पा की पुस्तकों में आपको मिलेगा। जैसे गांधीयन इकोनॉमिक थॉट एक पुस्तक लिखी डॉक्टर कुमारप्पा ने, उसमें जानकारी मिलेगी। द गांधीयन वे ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। द गांधीयन इकोनॉमी ऑफ
प्रीमेनेंस, ये भी एक पुस्तक है जो कि गांधी के द्वारा लिखी, मतलब कि कुमारप्पा के द्वारा लिखी गई, लेकिन गांधी के रिलेटेड है, गांधी से रिलेटेड है। तो गांधी अर्थशास्त्र को जीवन का एक अंग मानते थे और उनके विचार या आर्थिक विचार उनके सामान्य जीवन दर्शन का ही एक भाग हुआ करता था। वो पर्टिकुलर अर्थशास्त्री गांधी जी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके जो विचार दिए उन्होंने, उसमें आर्थिकता या आर्थिक विचारों की झलक आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। या इकोनॉमिक सेक्टर से जुड़ी हुई बातें भी गांधी जी कहते हैं, ठीक है। हालांकि वो पर्टिकुलर आर्थिक चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं। गांधी के आर्थिक विचार 4 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित थे। पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा है सरलता, चौथा है श्रम की महानता। ये 4 तत्व जो है गांधी जी के, एक तो सत्य, एक अहिंसा, एक सरलता और एक श्रम की महानता, इन 4 चीज़ों पर फोकस करते थे, ठीक है। गांधी जी ये भी कहा करते थे कि भाई अगर अंग्रेजों ने मशीन बना ली है, तो अगर हम लोग अपने यहाँ पर मशीनों को लगाएंगे तो हमारे यहाँ पर जो हाथ से लोग काम कर रहे हैं तो फिर उनकी रोजी रोटी चली जाएगी, ठीक है। और इसीलिए आप देखते हैं कि गांधी जी चरखा स्वयं चलाते थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, छठा क्वेश्चन है। प्रश्न है, गांधी जी का आदर्शवाद क्या था? आदर्शवाद क्या था भाई? गांधी जी का आदर्शवाद की अगर बात की जाए तो गांधी जी का आदर्शवाद इस तथ्य पर आधारित है, इस फैक्ट पर आधारित है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि व्यक्ति जब तक खुद सबल नहीं होगा, अपने बल पर, अपने दम पर, अपने पैरों पर खुद नहीं खड़ा होगा, तब तक कोई उसको आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो गांधी आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे। आत्मनिर्भर व्यक्ति को हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए, सत्य और अहिंसा का पुजारी होना चाहिए, व्यक्ति को अपने आचरण की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। औद्योगिकरण देश के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इसमें पूंजी की प्रधानता ना हो, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें पूंजी की उपलब्धता कम है और श्रम की बहुलता ज़्यादा है। भारत में आपको पैसा कम मिलेगा लेकिन काम करने वाले लोग ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए भारत में पूंजी की महानता उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा श्रम की महानता हुआ करती थी। श्रम बाहुल्य देश में यदि पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित ही एक यह कदम निराशाजनक होगा, गांधी जी ये मानते थे। तो गांधी जी का आदर्शवाद यही है कि वो कहते थे कि इसे भारत जो है ये समाजवादी देश है। भारत में क्या होता है कि भाई पूंजी तो है नहीं, तो पूंजीवादी देश में जो कि ये सारी चीज़ें होती हैं, औद्योगिकरण जो है ये विदेशी मतलब पाश्चात्य जगत में आया है। तो अगर हम यहाँ पर इंडिया में ये चीज़ लागू करवाएंगे तो चूंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग वैसे हैं जो कि हाथ से काम करते हैं, 100 लोग जो काम करते हैं उसको एक मशीन एक लोग की मदद से कर सकती है, तो फिर जो जितने 100 लोग काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में गांधी जी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर विदेशी मशीनें लगें, ठीक है, और विदेशी काम हो। वो हाथ श्रम की मेहनता पर फोकस करते थे और हमेशा जो है वो कहते थे कि श्रम बाहुल्य देश है, चूंकि भारत में वैसे सभी लोग, तमाम प्रकार के लोग जो है गरीब हैं और गरीब के साथ साथ जो है उनको काम नहीं मिलता है। तो इसलिए जब मशीनें आ जाएंगी तो और काम मिलना बंद हो जाएंगे। और यही कारण है कि गांधी जी जो है वो आदर्शवाद की बात करते हैं, जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है उसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आगे देखिएगा, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। सर्वोदय का सिद्धांत जो गांधी जी का है वो क्या है भाई? तो सर्वोदय की प्रेरणा गांधी जी को किससे मिली थी? रास्किन की एक पुस्तक है अंटो द लास्ट। अंटो द लास्ट जो रास्किन की पुस्तक है उससे गांधी जी को सर्वोदय की प्रेरणा मिली कि सभी का उदय हो। सर्वोदय का मतलब होता है सभी का उदय हो, सभी आगे बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े। जो आज मोदी जी चला रहे हैं वो गांधी जी का ही। सर्वोदय का मतलब सीधा सीधा होता है सबका उदय हो, ठीक है, सबका उत्कर्ष हो, सबका विकास हो। या ऐसे बोले कि सर्वोदय का अर्थ होता है प्रत्येक प्राणी मात्र की उन्नति करना होता है। गांधी जी के 3 सिद्धांतों को सर्वोदय का आधार बनाया गया। पहली बात, व्यक्ति का श्रेय समष्टि के श्रेय में ही निहित होता है। अगर देश का हित होगा तभी आपका हित होगा, यानी अगर एक समूह का हित होगा तभी समूह में रह रहे लोगों का हित होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से गांधी जी हमेशा पहले समूह को फैक्टर पहला बताते कि अगर समूह का विकास हो रहा है, किसी संस्था का विकास हो रहा है, तो वहाँ की जनता का भी विकास संभव है, उसी में होगा। दूसरी बात, प्रत्येक को अपनी जीविका चलाने का समान अधिकार है, गांधी जी कहते थे। इसके अलावा किसान, कारीगर, मजदूर का जीवन सच्चा और सर्वोत्कृष्ट होता है। कोई किसान है, कोई कारीगर है, मजदूर है, तो सबसे अच्छा श्रम शक्ति देने वाला है, वो सबसे अच्छी मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, कम कमाता है। तो इसीलिए उसका जीवन सच्चा है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊंचा है, ठीक है।
और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने का पूरा अधिकार है। ये 3 सिद्धांत है जो सर्वोदय पर एक प्रकार से काम करते हैं। तो सर्वोदय केवल भौतिक उन्नति से ही संतुष्ट नहीं हो जाता, बल्कि मानव की आध्यात्मिक उन्नति और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना चाहता है। और इसकी योजना है कि मेहनत इंसाफ की और फल समाज का। मेहनत क्या हो, इंसाफ की और फल समाज का, ये सर्वोदय का एक एक प्रकार से टाइटल रहा। सर्वोदय कहता है कि तुम दूसरों को जिलाने के लिए जियो, मतलब दूसरों को जिलाने के लिए जियो, दूसरे के दुख को हंसाने के लिए हंसो, दूसरों को खिलाने के लिए खाओ। तो ऐसे जब आप करोगे, दूसरों के लिए कुछ काम करोगे, तो उसी को बोलेंगे सर्वोदय। कि भाई हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमारा भाई भी आगे बढ़े, ठीक है, या पहले हमारा पूरा घर बढ़ेगा तो उसमें हम भी बढ़ेंगे, हमारा भाई भी बढ़ेगा। तो ऐसी सोच थी गांधी जी की सर्वोदय के सिद्धांत को लेकर के। 8वां क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है कौटिल्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। कौटिल्य कौन थे भाई? कौटिल्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने ही राजा बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य छोटा सा बच्चा था, उसको सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, तीर अंदाजी सिखाई, तलवार सिखाई, वाला सब कुछ शिक्षा दी, ज्ञान दिया, पॉलिटिक्स का ज्ञान दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसको शासक बनाया, नंद वंश का खात्मा करवाया, और फिर मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है यहीं से। तो कौटिल्य जो थे उन्होंने एक प्रकार से, कौटिल्य की अगर बात की तो इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, और इनकी अगर बात की तो इन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के ये एक प्रकार से प्रधानमंत्री थे। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका समयकाल माना जाता है, और प्रथम ऐसे विचारक थे ये कौटिल्य जिन्होंने आर्थिक समस्याओं के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनकी जो रचना है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का प्रमुख ग्रंथ है अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र के नाम से फेमस है। अर्थशास्त्र में केवल इकोनॉमी से रिलेटेड बातें नहीं बताई गई हैं। आपको नाम से पता चल रहा होगा अर्थशास्त्र, लेकिन अर्थशास्त्र जो रचना है ये केवल अर्थशास्त्र से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति से रिलेटेड एक रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र से रिलेटेड नियम कायदे तो भी बताए गए हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। कौटिल्य के आर्थिक विचारों का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, जैसे कि राज्य का के बारे में बताते हैं, भौतिक धन का क्या उद्देश्य होता है, उसकी क्या प्रकृति होती है, कौटिल्य यह भी बताते हैं। कृषि और पशुपालन के बारे में अपनी राय देते हैं, व्यापार के बारे में अपनी जानकारी देते हैं, राजस्व विभाग के बारे में बताते हैं, कीमतों का नियमन कैसे करना है, किस वस्तु की क्या कीमत होगी उसका निर्धारण भी कौटिल्य बताते हैं, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, सामाजिक कल्याण और श्रम, इन सभी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं कौटिल्य ने, ये बात ध्यान रखेंगे अपनी रचना अर्थशास्त्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 9वां नंबर प्रश्न है, आरसी दत्ता के आर्थिक विचारों को बताइए। आरसी दत्ता ने भारत की उद्योग धंधों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के उद्योगों तथा शिल्पकारों, शिल्पकार मतलब जो हाथों से जो है कलाकारी करते थे, तो भारत के उद्योगों और शिल्पकारों के द्वारा निर्मित वस्तुएं पूरे विश्व में विख्यात थीं, और इससे हमारे उद्योगों के द्वारा निर्मित माल के निर्यात में पर्याप्त आय प्राप्त हो जाती थी। लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से क्या हुआ कि देश के उद्योग धंधे जो थे, जो देश के खुद के थे, उनका पतन होना शुरू हो जाता है। ब्रिटिश शासन की नीति के कारण भारत निर्मित माल के निर्यातक के स्थान पर कच्चे माल का निर्यातक देश भारत बन जाता है, और इस कच्चे माल का उपयोग ब्रिटिश के उद्योगों में होने लगता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश उद्योगों के द्वारा तैयार सामान को भारत में ही बेच करके लाभ कमाती थी। यहीं का कच्चा माल लेती थी हम ही लोगों से बहुत कम पैसों में, और फिर उसको मशीनों में बना करके यहाँ पर हम ही लोगों को उच्च दाम पर वो लोग बेचते थे। तो इस प्रकार से यही था एक प्रकार से आर्यन दत्ता, तो हमारा सामान हम ही को बेच करके लाभ कमाते थे। तो भारत का सूती वस्त्र उद्योग विश्वविख्यात था, लेकिन इस उद्योग का ब्रिटिश नीति के कारण पूरी तरह से पतन हो गया। तो भारत की जो उद्योग धंधे थे, जो नियम कायदे थे, वो भारत का भंग किसने किया? वो किया भाई अंग्रेजों ने। तो जो ये दत्ता जी हैं, यानी कि आरसी दत्ता, इन्होंने इसी बात पर फोकस किया और भारतीय उद्योग धंधों की स्थिति को इन्होंने स्पष्ट किया कि ये अंग्रेजों के आने से पहले क्या स्थिति थी भारत में,
और अंग्रेजों के जाने के बाद क्या स्थिति रही, ठीक है, और अंग्रेजों के आने से किस तरीके से आर्थिक ढांचा बदला भारत में, उसके बारे में भी अपनी पुस्तकों में बताया है। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, नव माल्थसवाद से क्या आशय है, फटाफट से आप बताएंगे। नव माल्थस माने होता है, माल्थस एक व्यक्ति है, विचारक है। नव माने होता है नया, ठीक है, वाद माने होता है विचारधारा। तो नव माल्थसवाद एक प्रकार का आंदोलन है जिसे प्रारंभ करने का श्रेय इंग्लैंड के मैरी स्टोप्स और अमेरिका की मार्गरेट सेंगर को जाता है। नव माल्थसवाद एक ऐसी विचारधारा है जो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो हो रही, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, उसको लेकर के ये लोग चिंतित हैं और सहवास के आनंद को कम किए बिना जन्म देने को कम करने के लिए यांत्रिक तथा रासायनिक गर्भ निरोधकों के प्रयोग को अपनाने या अपनाए जाने पर बल देते हैं। सीधा सा मतलब होता है, जैसे माल्थस महोदय ने जो जनसंख्या की थ्योरी दी थी, उसी में थोड़ा सा संशोधन किया, एक नया सिद्धांत दिया। तो माल्थस ने ये बात बताई थी जनसंख्या को लेकर के कि भाई जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, उत्पत्ति के साधन जो होते हैं अगर वो समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं तो जो आपके मतलब उत्पत्ति के साधन है वो गुणोत्तर से मतलब समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं, तो जनसंख्या जो गुणोत्तर श्रेणी में, ऐसे जनसंख्या जो बढ़ रही है 1 2 4 8 16 32 इस प्रकार से, यानी गुणोत्तर श्रेणी में लिखा है। अब जनसंख्या मतलब ये बढ़ रही जनसंख्या, उत्पत्ति के साधन कैसे बढ़ रहे हैं, आज 1 2 फिर 3 4 5 6 इस प्रकार से बढ़ रही जनसंख्या। तो मतलब ये बढ़ रहा है उत्पत्ति का साधन, मतलब जो उपभोग के साधन है वो समानांतर श्रेणी में बढ़ रहे हैं, जबकि गुणोत्तर श्रेणी में आपका बढ़ रहा है। जो मतलब कि इसे मान लेते हैं कि एक दिन में 1 मोटरसाइकिल बनती है, 2 दिन में 2 मोटरसाइकिल बनती है और 3 दिन में 3 मोटरसाइकिल बनती है। अब क्या होगा कि लेकिन जनसंख्या कैसे बढ़ती है, आज 1 जनसंख्या बढ़ी तो कल 2 हो जाएंगे, परसों 4 हो जाएंगे और उसके बाद में फिर चौथे रोज कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, फिर उसके बाद में 16, फिर 32, फिर 64, फिर 132, ऐसे ऐसे होते चले जाएंगे, मतलब ठीक है। तो ये होता है आपका माल्थसवाद। तो नव माल्थसवाद जो है ये अमेरिका की मार्गरेट सेंगर और मैरी स्टोप्स जो थी इंग्लैंड की थी, इन लोगों ने मिलकर के ये कहा कि भाई जो आनंद है या जो एक प्रकार से सहवास का जो आनंद है उसको कम ना किया जाए, वो भी चलता रहे और जनसंख्या भी ना हो, इसको लेकर के कई सारे ये जो है चीज़ें बनाई गई, कई सारे मुद्दों पर काम किया गया। नव माल्थसवादी इसी मुद्दे पर माल्थस के विचारों के विरोधी थे कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम उपायों को नहीं अपनाया जाना चाहिए। माल्थस नैतिक उपायों से जनसंख्या को रोकने के पक्षधर थे, जबकि नव माल्थसवादी जो थे इन्होंने कहा कि नैतिक उपायों के साथ साथ कृत्रिम उपायों से भी जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात करते हैं। मतलब कृत्रिम उपाय का मतलब जैसे आजकल तमाम प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हैं जिससे आप जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों ने परिवार नियोजन के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि भाई जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित करने के कई सारे गोलियां आती हैं, कई सारे उपाय हैं जो लोग प्रयोग भी करते हैं। आज सभी लोग पढ़े लिखे तो सभी को पता होगा। तो जनसंख्या को रोकने को लेकर के एक नए प्रकार के एक रासायनिक या कृत्रिम उपायों को और नैतिक उपायों को दोनों को ध्यान में रख करके लोग आगे बढ़ेंगे, तभी जनसंख्या को हम कंट्रोल पर कर पाएंगे। ये है नव माल्थसवाद, ठीक है। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय जी की बात हो रही है। दीनदयाल उपाध्याय जी के आर्थिक विचारों को बताइए। तो दीनदयाल उपाध्याय जी का वैचारिक आधार मानववाद रहा है और इस दृष्टि से उनकी संपूर्ण चिंतन परंपरा का केंद्र बिंदु मानव ही रहा है। उन्होंने मनुष्यों पर बड़ा जबरदस्त रिसर्च किया। उनके आर्थिक विचार भी मानव केंद्रित ही हैं और उनका कहना है कि हमें ऐसी व्यवस्था या ऐसे सिस्टम चाहिए जो हमारी मानवता को विकसित कर सके, हमारे मानव तत्व को समाप्त ना करे। गांधी जी की तरह ही दीनदयाल उपाध्याय जी भी मानवीय हित को अर्थनीति का साध्य मानते हुए अन्य वस्तुओं और साधनों जैसे कि मशीन, कारखाने, उद्योग इत्यादि सभी को साधन रूप में स्वीकार करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दीनदयाल जी जो थे वो मानव को केंद्र में रख करके मनुष्य की जो मानवता है उसको बनाए रखने के लिए कई प्रकार के उपायों को बताते हैं और आर्थिक विचारों को एक प्रकार से ये बताते हैं उसमें, ठीक है भाई, कि किस प्रकार से मानवता को ध्यान में रख करके कोई भी काम ऐसा ना करे जो मानवता के खिलाफ हो, ठीक है। इस बात पर फोकस करते हैं। 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे,
जेके मेहता के बाजार संबंधी विचार को बताइए। जेके मेहता के जो बाजार के विचार हैं उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोफेसर मेहता ने अपनी पुस्तक उन्नत अर्थशास्त्र के सिद्धांत, ठीक है, उन्नत अर्थशास्त्र के सिद्धांत इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने बाजार शब्द की परिभाषा दी है। कहा कि बाजार जो होता है एक स्थिति का परिचायक होता है, एक सिचुएशन का परिचायक होता है बाजार, जिसमें क्या होता है, एक वस्तु की मांग जो होती है ऐसे स्थान पर होती है जहां उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो जहां पर बेचने के लिए उस वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है उसकी मांग वहां पर होती है, उस स्थिति को बाजार कहते हैं। ये बताया किसने? जेके मेहता ने, प्रोफेसर जेके मेहता। प्रोफेसर मेहता की इस परिभाषा के अनुसार एक क्रेता एक विक्रेता भी बाजार का निर्माण करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं कि एक खरीदने वाला हो एक बेचने वाला हो, वो दोनों मिलकर के एक बाजार का निर्माण कर सकते हैं। यदि उनमें क्रय विक्रय करने की सामर्थ्य हो तो मेहता के अनुसार बाजार शब्द को परिभाषित करते समय इसके साथ क्षेत्र तथा प्रतिस्पर्धा विशेषणों को जोड़ना आवश्यक नहीं है। मेहता की बाजार की इस परिभाषा में एक कमी यह है कि वे केवल वस्तुओं के क्रेता और विक्रेताओं की बात करते हैं, सेवाओं के क्रेता और विक्रेताओं की बात नहीं करते हैं। यहीं पर इनके परिभाषा में कमी आ जाती है, जो कि वो केवल और केवल क्रेता, खरीदने वाले और बेचने वाले की बात करते हैं, और क्या खरीदा जाएगा क्या बेचा जाएगा उसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 13वां क्वेश्चन आपकी तरह है, प्रोफेसर मेहता के साम्य संबंधी विचार को स्पष्ट कीजिए। साम्य संबंधी विचार क्या भैया प्रोफेसर मेहता के? साम्य का विचार जो प्रोफेसर मेहता का है वो ये है, प्रोफेसर मेहता के अनुसार साम्य की कल्पना बिना समय की अपेक्षा के नहीं की जा सकती है। तो समय, बिना समय, आप जो है अगर साम्य की कल्पना को करना तो बिना समय की अपेक्षा के आप नहीं कर सकते। साम्य जो होता है, साम्य माने समान, साम्य सदा किसी समय अवधि में होता है, और उन्होंने एस्थेटिक साम्य उस साम्य को कहा है जो समय अवधि के बाहर भी बना रहता है। तो जो समय अवधि के बाहर हो जाता है वह प्रावैगिक साम्य होता है। और जहाँ तक किसी देश की अर्थव्यवस्था के साम्य का प्रश्न है, यदि देश का विकास बंद हो गया हो तो देश में स्थितिक साम्य कहा जाएगा। यदि देश में विकास हो रहा हो तो उस देश में क्या होता है, असाम्य की अवस्था होगी और प्रावैगिक साम्य उसको बोला जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विचारों में अमर्त्य सेन के योगदान का वर्णन कीजिए। आर्थिक विचारों में अमर्त्य सेन का क्या योगदान है, इसके ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो अमर्त्य सेन की अगर बात की जाए, एक अच्छे मानव कल्याणवादी अर्थशास्त्री रहे हैं ये, और अर्थशास्त्र को मानवीय चेहरा प्रदान करने का प्रयास इन्होंने भी किया। संक्षेप में अगर कहें तो अमर्त्य सेन का जो अर्थशास्त्र है वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र कहा जा सकता है, या ऐसे कहें कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा योगदान अमर्त्य सेन जी ने दिया। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, आप सभी को पता होगा। अमर्त्य सेन की अगर बात की है तो उन्होंने कई सारा योगदान दिया। अमर्त्य सेन की अगर बात करें तो सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के संबंध में विचार दिए, लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, अकाल और निर्धनता के बारे में अपने विचारों को रखा, सामूहिक विकल्प और सामाजिक कल्याण की बात करी, विषमता पर पुनर्विचार किया, और सेन निर्देशांक भी इन्होंने दिया। तो इस प्रकार से ये अमर्त्य सेन के विचार हैं जो कि उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया, मतलब उन्होंने अपने मानदंडों के हिसाब से सारी चीज़ों को समझाया। ठीक है, आगे बढ़ें। 15वां क्वेश्चन आपके पर आ चुका है, प्रतिनिधि फर्म के संबंध में मेहता के विचार को स्पष्ट करें। प्रोफेसर मेहता के क्या विचार हैं प्रतिनिधि फर्म के बारे में? फर्म का मतलब होता है कोई उद्योग, ठीक है। तो प्रतिनिधि फर्म का विचार मूलतः ये मार्शल का है, प्रोफेसर मार्शल का। और प्रोफेसर मार्शल का कहना था कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य प्रतिनिधि फर्म के द्वारा निर्धारित होता है। प्रतिनिधि पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि कोई बाजार है, वहाँ पर कई सारी दुकानें हैं और एक ही वस्तु की दुकान है, कि मान लेते हैं 10-12 ठू फ़ोन की दुकान बगले बगल है, तो जो फ़ोन का दाम यहाँ पर होगा इस दुकान पर, वो यहीं पर भी होगा, यहाँ पर भी, हर जगह पर होगा। ठीक है, तो वही होती पूर्ण प्रतियोगिता।
तो इन्होंने कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य प्रतिनिधि फर्म के निर्धारित होता है। और इस विचार पर पीगू ने भी अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। पीगू, मार्शल, ये सब इकोनॉमी के बड़े जबरदस्त धुरंधर रहे हैं। मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म की कोई अच्छी परिभाषा नहीं दी है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर के प्रतिनिधि फर्म की धारणा को एक नया अर्थ देते हैं। प्रोफेसर मेहता ने इस संबंध में कहा कि प्रतिनिधि फर्म जो होता है इसका विचार प्रावैगिक अवस्था में लागू होता है और यह मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की भांति सदैव साम्य नहीं होता है। ये जो होता है इसमें इसी बात को और आगे कहते हैं प्रोफेसर मेहता कि प्रतिनिधि फर्म वह फर्म होती है जो उद्योग के साथ साथ उसी प्रकार का विस्तार तथा अथवा संकुचन करने की प्रवृत्ति दिखलाती है। तो भाई प्रतिनिधि फर्म जो होती है ये उद्योग के साथ साथ क्या करती है, उसके विस्तार पर भी ध्यान देती है और संकुचन करने की प्रवृत्ति भी उसमें आपको दिखेगी। ठीक है। 16वां कौन सा है? कौटिल्य द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, इसको समझते हैं। तो कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में अर्थ तथा अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। कौटिल्य कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार तथा जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्य का जो बिहेवियर है, जो उसकी जीविका है, उसको अर्थ कहा जाता है और मनुष्यों से युक्त भूमि का नाम जो है उसी को अर्थ कहते हैं। इस भूमि की प्राप्ति तथा उसके रक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र एक निरंतर चलने वाला एक क्रम होता है, एक प्रक्रिया होती है। अर्थशास्त्र का संबंध धर्म से होता है। सुख मूल धर्म है। तो इन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो धर्म से रिलेटेड है और धर्म जो होता है इसका जो मूल होता है वो होता है सुख। धर्म सुख की प्राप्ति करवाता है और धर्म का जो मूल अर्थ होता है, चूंकि आप धर्म का पालन तभी कर पाएंगे जब आपके पास अर्थ होगा, आपके पास पैसा होगा। धन संपदा की वस्तुएं सेना और मित्र आदि संपत्ति जुटाती हैं। अगर आपके पास धन है तो आपके पास सब कुछ है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इन्होंने बताया कौटिल्य ने बताया कि धर्म, सदाचार और आनंद धन से ही प्राप्त होता है। चाहे धर्म की बात करें, चाहे सदाचार की, चाहे आनंद की, ये तीनों कहीं ना कहीं पे धन से ही प्राप्त होते हैं। आपका आचरण जो होता है, धन प्राप्ति के साथ साथ आपका आचरण भी बदलने लगता है। तो कहीं ना कहीं पे धन जो होता है वो बहुत सारी चीजों को परिवर्तित कर देता है, ये बात आप भी जानते हैं। आगे देख 17वां क्वेश्चन, कोई रिवीजन चल रहा है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चले अगला प्रश्न है, 17वां नंबर है, जनसंख्या के संबंध में कौटिल्य के विचारों को बताइए। तो प्राचीन विचारकों ने जनसंख्या की वृद्धि को अवांछनीय नहीं माना है, वरन इसे शक्ति का साधन माना। मतलब जनसंख्या अगर ज्यादा होगी तो उसको गलत नहीं माना है, ये ठीक माना कि भाई जनसंख्या होगी तब श्रम बढ़ेगा, क्योंकि पहले मशीनें होती नहीं थी। ठीक है। वेदों के अनुसार 9 दंपति के द्वारा 10 संतान उत्पन्न करना उचित माना जाता था पहले, कि अगर 10 संतान किसी के हैं किसी के तो ठीक मानी जाती थी, क्योंकि पहले जनसंख्या थी नहीं उतना ज्यादा। क्लियर। ऐसा माना जाता था कि मृत्यु दर अधिक होने से जनाधिक्य की समस्या नहीं आ सकती है, क्योंकि पहले के लोग अगर 10 बच्चा पैदा होता था तो उनमें से 1-2 बच्चे बचते थे, बाकी सब मर जाते थे। ठीक है। जनपदों की स्थापना पर बल देते हुए कौटिल्य का मत है कि राजा को चाहिए कि दूसरे देश के मनुष्यों को बुला करके अथवा अपने देश की आबादी को बढ़ा करके वह पुराने मानव जनपद बसाए। ठीक है। पहले स्थिति ये थी। तो जनसंख्या के संबंध में कौटिल्य के विचार भी पहले जैसे हैं, वर्तमान की दृष्टि से प्रासंगिक नहीं है। मतलब अगर आज की दृष्टि से देखें कि कौटिल्य का ये विचार प्रासंगिक है, तो प्रासंगिक बिल्कुल भी नहीं कौटिल्य का ये विचार। ठीक है। क्यों प्रासंगिक नहीं है? क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है आज भारत की कि भाई आप देख ही रहे होंगे कितनी दिक्कत है। 18वां क्वेश्चन से आप देखेंगे, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है 18 नंबर, कौटिल्य के पशुपालन के संबंध क्या विचार थे, इसको बताएं। तो पशुपालन के संबंध में कौटिल्य ने विभिन्न प्रकार के पशुओं, उनकी नस्ल और उनकी व्यवस्था का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में, जिसका उत्तरदायित्व पशु विभाग के अध्यक्ष होना चाहिए। सरकारी पशुओं को चराने वाले ग्वालों की मजदूरी का निर्धारण कर देना चाहिए कि भाई अगर कोई सरकारी जो पशु होंगे उनको जो चराएंगे उनके लिए भी सैलरी फिक्स कर दी जाए। और पशुओं के खाने पीने के प्रबंध में क्षति पहुंचाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। कठोर कानूनों की व्यवस्था भी बनाई जाए, उस पर विचार किया जाए कि अगर कोई पशुओं को मारता है, पशु चराने वाले को मारता है या उससे गलत तरीके का बिहेवियर रखता है तो उसके लिए भी दंड की व्यवस्था इन्होंने बताई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे।
प्रश्न है जनसंख्या के संबंध में प्लेटो के क्या विचार स्पष्ट करें। तो जनसंख्या के विषय में प्लेटो के विचित्र विचार हैं, मतलब अलग विचार हैं सबसे। प्लेटो कहते हैं कि छोटे नगर राज्यों की अधिकतम आबादी जो होनी चाहिए वो 5040 होनी चाहिए। जो छोटे नगर हैं उनमें 5040 लोग जो है रहे। आजकल एक गांव की जो जनसंख्या होती है और खास करके वो छोटे नगरों की जनसंख्या को लेकर के प्लेटो कहते हैं। अगर इससे कम जनसंख्या होती है या होने पर बाहर से नागरिकों को इनाम देकर के अपने यहाँ पर बुला लेना चाहिए। इससे अधिक होने पर अन्य बस्तियाँ बसानी चाहिए। कम अवस्था में विवाह वर्जित है। प्लेटो बीमार, मूर्ख और कमजोरों की संतान के पोषण के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, वो कहते थे कि भाई बीमार जो व्यक्ति है या मूर्ख है या कमजोर है तो उसकी संतान जो है उनकी पोषण की व्यवस्था ना की जाए। कई प्रकार की चीज़ों के बारे में प्लेटो कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्लेटो जो है इस प्रकार की बातें करते हैं जनसंख्या को लेकर के, प्लेटो के विचार थे। आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न नंबर 20 आप देखिए। प्रश्न नंबर 20 है कि राज्य के उदय के संबंध में प्लेटो के विचार को स्पष्ट करें। राज्य के उदय को लेकर के प्लेटो के क्या विचार थे, इसको जानते थोड़ा सा। तो राज्य का उदय किस प्रकार हुआ, इस विषय में प्लेटो का कथन है कि समाज के सब व्यक्तियों को किसी न किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ती है और जिससे कि वे एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करें और इस प्रकार परस्पर सहयोग करने वाले व्यक्तियों का एक समुदाय निर्मित हो जाता है जिसे हम राज्य कहने लगते हैं। क्योंकि आवश्यकता एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से हमेशा पड़ती रहती है और इसी आवश्यकता के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सभी के व्यवहार में परिवर्तन होता है और व्यवहार में क्या होता है, एक दूसरे से रिलेशन बनता चला जाता है और इस प्रकार से एक समुदाय का निर्माण होता है और उसी समुदाय को हम राज्य कहते हैं। इसके अलावा भोजन, वस्त्र, निवास ये सब मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकताएं होती हैं और जिनकी पूर्ति परस्पर सहयोग से ही संभव हो पाती है। वस्तु, श्रम विभाजन, इसके अलावा विनिमय, इन सभी चीज़ों के माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ है। विनिमय का मतलब होता है कि जैसे हम कुछ आपको दें, आप हमको कुछ दे दें, तो वस्तु विनिमय का सीधा सा मतलब होता है। विनिमय का मतलब होता है कि हम आपको कुछ दें, आप हमको दे दें। जैसे आजकल आप दुकान से कुछ खरीदते हैं तो आप पैसा देते हो और आपको सामान देता है दुकानदार, तो वो भी विनिमय होगा एक प्रकार से। ठीक है, लेकिन एक होता था वस्तु विनिमय पहले, कि हमारे पास गेहूँ हुआ हमारे यहाँ तो हम गेहूँ आपको दे देंगे, आपके यहाँ चावल हुआ तो मतलब धान हुआ तो आप धान हमको दे देंगे। ठीक है, ऐसे होता था, तो वो था विनिमय। तो विनिमय, श्रम विभाजन, वस्तु, इन सभी के माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ। इस प्रकार मनुष्य की अपूर्णता एवं असमर्थता के कारण दूसरों की सहायता की जरूरत होती है और यही कारण है कि राज्य का उदय होता है। क्योंकि आवश्यकता पड़ती है हर एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्तियों से, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जो होगा वो अपने हिसाब से ही काम कर पाएगा। आगे देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, माल्थस के आर्थिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। माल्थस ने अपनी पुस्तक में जनसंख्या संबंधी विचार दिए हैं तथा इसके अतिरिक्त अन्य अनेक बातों पर भी अपने मत प्रकट किए हैं इन्होंने, परंतु सभी विचार यत्र तत्र बिखरे हुए हैं माल्थस के आर्थिक संबंधी जो विचार हैं। अगर बात करें माल्थस की, तो बिखरे हुए जो विचारों को एकत्र करके हम माल्थस के अनेक आर्थिक मामलों पर विचार मालूम कर सकते हैं और माल्थस के आर्थिक विचारों को कई वर्गों में हम बांट सकते हैं। चूँकि माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया सबसे पहली बात, इसके बाद में माल्थस की और अगर हम बात करते हैं तो माल्थस ने और भी सिद्धांतों को दिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि मूल्य का सिद्धांत दिया, वितरण का सिद्धांत दिया। वितरण के सिद्धांत में लगान का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, इन सभी पर काम किया माल्थस ने। इसके अलावा अति उत्पादन का सिद्धांत दिया। अच्छा, ये माल्थस का जो मूल्य सिद्धांत है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो माल्थस का मूल्य सिद्धांत ये क्या था, इसको बताएं, थोड़ा सा समझाएं। ठीक है, तो माल्थस का कहना था मूल्य सिद्धांत को लेकर के कि किसी वस्तु का मूल्य जो होता है, ये उसका जो रेट होता है उसी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है और पूर्ति के पक्ष से उत्पादन लागत वस्तु के मूल्य को प्रभावित करता है। किसी वस्तु का मूल्य कम से कम उसके उत्पादन लागत के बराबर अवश्य होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जितना खर्चा लगा है वस्तु को उत्पादित करने में उतना तो मिल जाए, कम से कम उतना मूल्य होना चाहिए। जैसे कोई वस्तु बनाने में अगर 10 रुपये की कीमत लगी है तो 10 रुपया कम से कम मूल्य होना चाहिए और उससे अधिक हो सकता है। ठीक है, ताकि कोई लाभ नहीं कमाएगा तो कैसे वो बेचेगा, ठीक है, कैसे वो वस्तुओं को फिर क्यों बनाएगा जब उसको कुछ लाभ नहीं होगा। तो कम से कम मूल्य उत्पादन लागत के बराबर भी हो नहीं है
तो वस्तु का उत्पादन कम या बंद हो जाएगा। ये बात उन्होंने बताई कि अगर वस्तु अगर लागत मूल्य से भी कम उसका मूल्य होगा तो फिर वस्तु लोग बनाएंगे नहीं। वस्तु की पूर्ति घटेगी, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। किसी वस्तु के उत्पादन लागत में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। श्रमिकों की मजदूरी, क्योंकि जो श्रम करेंगे, जो मजदूरी लोग करेंगे, जो बनाएंगे वस्तु को, तो उनको मजदूरी देनी पड़ेगी। दूसरी बात, पूंजीपति का लाभ होता है इसमें। पूंजीपति जो मुनाफा होता है पूंजीपति लोग रख लेते हैं। और भूमि का लगान, जिस भूमि पर काम हो रहा है उसको लेकर के सरकार को टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो टैक्स देते हैं जो कंपनी वाले, आजकल आप देखते हैं टाफी की कंपनी है, तो टाफी जो बनाते हैं वो सबसे पहली बात, ज़मीन, जिस ज़मीन पर टाफी बनाते हैं उसको या तो ख़रीदा होगा तो किराए पर लिया होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि भाई वहाँ पर टाफी बनाने के लिए कुछ जो है कर्मचारी लोग होंगे, कुछ अधिकारी लोग होंगे, वो काम कर रहे होंगे। तीसरी बात यह है कि उसमें कुछ जो है पैसा पहले से उस पूंजीपति ने लगाया होगा। जैसे उसने 10 रुपया लगाया, ठीक है, अब 5 रुपया मजदूरी हो गई तो 15 हो गया, इसके अलावा 5 रुपया किराया हो गया, तो 20 रुपया लागत लगी है। अब कम से कम उस वस्तु का मूल्य 20 रुपया तो होना ही चाहिए। अगर 20 से कम होता है तो फिर वो वस्तु नहीं बनाएगा। अगर वो 25 रुपये वहीं पर बेच रहा है, 25 रुपये का, तो जो 25 रुपये का बेचेगा तो फिर क्या करेगा भैया, वो और वस्तुओं को बनाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से वस्तु का मूल्य जो होगा, जब लागत मूल्य से अधिक होगा तो मुनाफा पूंजीपतियों को मिलता रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। माल्थस के विचार में मजदूरी, लाभ तथा लगान का निर्धारण भी वस्तु की कीमत की भांति होता है, और इस प्रकार निर्धारित होने वाले मूल्य को ही हम आवश्यक मूल्य कहते हैं कि भाई लागत मूल्य कितना है और कितना मुनाफा होना चाहिए पूंजीपति को। तो उसी प्रकार का जो मूल्य होता है, माल्थस उसी मूल्य सिद्धांत की बात करते हैं कि भाई मूल्य का निर्धारण जो होता है वो ऐसे होना चाहिए, लागत मूल्य के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें इन चीज़ों को। अगला प्रश्न है, वाणिज्यवाद के उदय होने के क्या कारण हैं, बताएं। वाणिज्यवाद की अगर बात की जाए तो वाणिज्यवाद का उदय हुआ, सबसे पहला कारण ये है कि यूरोप में राजतंत्र के नए सिरे से सक्रिय होना। क्योंकि यूरोप में राजतंत्र जो है एक नए सिरे से सक्रिय हो जाता है, राज्य पर चर्च का नियंत्रण कम हो जाता है, वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिलता है वहाँ से। राष्ट्रों को अत्यधिक शक्तिशाली बनाए जाने पर बल दिया जाता है, जल परिवहन प्रणाली विकसित हो जाती है, और यूरोप के उत्साही नाविकों, खास करके कोलंबस, वास्को डिगामा, ये सब लोग अमेरिका महाद्वीप में, कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप में व्यापार किया, और भारतीय उपमहाद्वीप में वास्को डिगामा आया, इन सभी के माध्यम से रास्तों की खोज करी। आप लोग कहते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी। एक बच्चे ने आज हमारे पास SMS किया था। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कभी पढ़ते वढ़ते नहीं हैं, या फिर जान नहीं पाते हैं, या उनको बचपन में ही बताया गया कि भारत की खोज उसने करी थी। तो कुछ बच्चों ने हमारे पास कमेंट किया कि सर जी ये बताओ कि भाई 320 ईसा पूर्व में जब वो आया था, 1498 ईस्वी में वो आया था, ठीक है, 320 ईस्वी के आसपास या 320 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, और 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। तो भैया उससे पहले सिकंदर ने कहाँ पर आक्रमण किया था, ये लोग पूछ रहे थे हमसे। या 712 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कहाँ आक्रमण किया था, जब भारत की खोज पहले हुई ही नहीं थी। 1498 ईस्वी में आकर के खोज हुई भारत की। तो भारत की खोज, चूंकि समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी, भारत जो था ऐसे था, देखिए ये भारत है अपना, ही मैं समझा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, अगर समझें आप तो ये भारत है। ठीक है, अब ये भारत आपका है, समझ रहे हैं ना। तो ऊपर से तो लोग जानते थे भारत के बारे में, लेकिन नीचे से जलिए, चूंकि यहाँ पर समुद्र, यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, तो इसको तो लोग जानते थे, लेकिन इसके इधर नहीं जानते थे कि भाई ये इसके हर समुद्र में क्या है। यहाँ से खोज करी भारत की, यहाँ पर। तो ऐसे भारत की खोज, मतलब भारत आने के लिए समुद्री जलमार्ग की खोज करी थी वास्को डिगामा ने, और इसे कोलंबस ने समुद्री मार्ग की खोज करी थी अमेरिका जाने की। ठीक है, रास्तों की खोज करी थी, ना कि भारत देश की। भारत कोई जो है मतलब गुम हो गया था क्या भारत, जो खोज करी थी? नहीं, खोज नहीं करी थी, रास्तों की खोज करी थी। भारत आने के लिए रास्ता खोजा था इन लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा धार्मिक क्रांति के विचार देते हैं, मुद्रा का उद्भव और विकास पर विचार देते हैं, औद्योगिक विनियोग पर अधिक बल दिया जाना शुरू हो जाता है। तो इस कारण से वाणिज्यवाद उदय होता है, चूँकि धार्मिक क्रांतियाँ हुई, मुद्रा का उद्भव हो गया, औद्योगिक विनियोग पर ज़्यादा बल लोग देने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति या ये सब चीज़ें हुई, इसके कारण से वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला। 24 नंबर प्रश्न है, प्रकृतिवादियों का प्रमुख योगदान बताएं।
प्रकृतिवादियों का प्रमुख योगदान ये है, पहला योगदान है कि प्रकृतिवादी व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक थे और वास्तव में व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ही देश में समृद्धि ला सकती है। अगर व्यक्तिगत संपत्ति होगी ठीक ठाक तो आपका देश हमेशा आगे बढ़ेगा। प्रति व्यक्ति आय अगर ज़्यादा होगी तो नेशनल इनकम में भी बढ़ोतरी होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रकृतिवादियों ने व्यापार की अपेक्षा कृषि को सबसे अधिक महत्व बताया, जबकि वाणिज्यवादियों ने व्यापार को अधिक महत्व प्रदान किया था। ठीक है, प्रकृतिवादियों को ही अर्थ विज्ञान की नींव डालने वाला माना जाता है और प्रकृतिवादियों ने ही उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण का जो मार्ग है उसको प्रशस्त किया। तो ये थे भाई प्रकृतिवादी और वाणिज्यवाद। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, डेविड रिकार्डो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डेविड रिकार्डो का जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में, लंदन में इनका जन्म होता है। यहूदी परिवार में पैदा होते हैं डेविड रिकार्डो, बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं। इनके पूर्वज हॉलैंड के निवासी हुआ करते थे, जो बाद में आकर के इंग्लैंड में बस जाते हैं। रिकार्डो को प्रतिष्ठित संप्रदाय का आधार स्तंभ अर्थशास्त्री कहा जाता है। रिकार्डो की अर्थशास्त्र के विभिन्न समस्याओं में रुचि थी। यद्यपि एक व्यवहारिक अर्थशास्त्री होने के नाते डेविड रिकार्डो ने वितरण की समस्याओं पर ही ध्यान दिया और रिकार्डो ने भूमि के लगान का एक नया सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। उन्होंने मुद्रा के परिणाम सिद्धांत व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या करी। और प्रोफेसर OH टेलर ने लिखा कि डेविड रिकार्डो ही वास्तव में अर्थशास्त्र के जनक माने जा सकते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह कहना अधिक उचित होगा, लेकिन अगर बात करें प्रोफेसर OH टेलर की, तो इन्होंने पर्टिकुलर डेविड रिकार्डो को कहा कि ये अर्थशास्त्र के जनक हैं। लेकिन एडम स्मिथ, अच्छा आगे कहते हैं एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह कहना उचित होगा। पितामह का मतलब होता है दादा और जनक का मतलब होता है पापा। ठीक है, यानी कि डेविड रिकार्डो अगर पापा हैं तो अर्थशास्त्र का पितामह जो है, दादा जो हैं, वो कौन है? एडम स्मिथ। लेकिन एडम स्मिथ को ही जनक कहा जाता है अर्थशास्त्र का, ये बात आप लोग जानते होंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आवश्यकता शून्यता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, बताएं। आवश्यकता शून्यता सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत सबसे अधिक प्रसिद्ध सिद्धांत है। ये प्रोफेसर मेहता का सबसे अधिक प्रसिद्ध सिद्धांत है, आवश्यकता शून्यता का सिद्धांत। ये कहते हैं कि जो उनकी आवश्यकता के विश्लेषण पर आधारित है और इसी सिद्धांत पर उनका आर्थिक चिंतन आधारित है। आर्थिक मतलब आवश्यकता शून्यता सिद्धांत पर। अर्थशास्त्र की परिभाषा उन्होंने दी और कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता शून्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। मनुष्य की आवश्यकता जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से। आवश्यकता के साथ ही साथ पीड़ा का भाव है, जिसके कारण मनुष्य का सहज आनंद नष्ट हो जाता है। इस पीड़ा को दूर करके मनुष्य अपने साम्य को पुनः प्राप्त करना चाहता है और इसीलिए वह आवश्यकता से छुटकारा पाना चाहता है। चूँकि मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है और उन्हीं इच्छाओं की प्राप्ति के लिए लगातार भटकता रहता है। आवश्यकता से छुटकारा दो प्रकार से पाया जा सकता है। डेविड रिकार्डो मतलब ये कहते हैं जो है प्रोफेसर मेहता कि दो प्रकार से हम आवश्यकता से छुटकारा पा सकते हैं। पहला प्रकार तो ये है कि एक तो उसकी पूर्ति की जाए, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए। दूसरा है कि पूर्ति करके कम से कम समय के लिए उससे मुक्ति पाई जा सकती है। दूसरा तरीका ये है कि आवश्यकता को उत्पन्न ही ना होने दिया जाए कि हमारी ये आवश्यकता है। तो दो सिचुएशन में हम इसको कम कर सकते हैं। यह तरीका संग्रह और संयम का मार्ग है और पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ मार्ग है आवश्यकता को कंट्रोल करने का। अर्थशास्त्र के मतलब जब हमारी आवश्यकता शून्य हो जाएगी तो फिर हमारा खर्चा कहाँ कितना ज़्यादा होगा। जब हमको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जब हमको गाड़ी से हम मान लेंगे गाड़ी से हमको नहीं चलना तो हम गाड़ी क्यों खरीदेंगे, तो हमारा जो पैसा होगा बचेगा ही। अर्थशास्त्र मनुष्य के इन्हीं प्रयासों का अध्ययन करता है, यानी जितनी नीड होगी उसी नीड में उस नीड को या तो कम कर दिया जाए या उसी आवश्यकता को पूरी कर दिया जाए। तो जिसके पास पैसा है वो आवश्यकताओं की पूरा कर लेंगे, जिनके पास पैसा नहीं वो नहीं पूरा कर पाएंगे। तो मनुष्य का आदर्श आवश्यकता शून्यता है। आदर्श समस्या मतलब आर्थिक समस्या आवश्यकता से छुटकारा पाने की समस्या का नाम है। प्रोफेसर मेहता ने कहा कि सुख साम्य के वापस होने का बोध है, दुख साम्य के नष्ट होने का। मतलब अगर दुख खत्म हो जाए तो सुख ऑटोमेटिक आ जाएगा।
ये उन्होंने बताया प्रोफेसर मेहता ने। जब आवश्यकता का अभाव होता है तो सहज स्थिति होती है, उसे आनंद कहा जाता है। और अगर आवश्यकता नहीं है आपको किसी चीज़ की तो आप आनंद ही आनंद में जी रहे हैं, लेकिन आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो फिर आपको आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं और फिर आपको दुख का सामना करना पड़ता है। यही इष्ट है, यही ध्येय है। और इस प्रकार अर्थशास्त्र एक आदर्शवादी विज्ञान है, एक आइडियल साइंस है जो मनुष्य को इस ध्येय तक ले जाता है कि भाई वो आवश्यकता अगर है उसकी तो पूर्ति करे या फिर उस आवश्यकता को उपजने ही ना दे। 27 नंबर क्वेश्चन है, जे एम कीन्स महोदय पर टिप्पणी करें। जे एम कीन्स, इनका जन्म हुआ था 5 जून को 1883 में। ये इनका जन्म हुआ था हार्वे रोड कैम्ब्रिज में। और इनके पिताजी का नाम था नेविले कीन्स, स्वयं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वो भी थे, तर्कशास्त्री थे। और प्रोफेसर कीन्स तो बड़े ज़बरदस्त अर्थशास्त्री हैं ही। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कुल सचिव भी रहे। कीन्स ने 1902 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। 1905 में कीन्स ने स्नातक की उपाधि प्राप्त करी यानी, और उसके बाद में कीन्स ने प्रमुख सिद्धांतों की रचना करी, जिसमें प्रभावपूर्ण मांग के बारे में कीन्स ने बड़ा ज़बरदस्त तर्क दिया। उपभोग की प्रवृत्ति को लेकर के इन्होंने बताया, ठीक है, बड़ा सिद्धांत दिया। इसके अलावा गुणक सिद्धांत भी दिया। पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बारे में बताया। ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत को दिया। बचत एवं विनियोग का सिद्धांत दिया। व्यापार चक्र का सिद्धांत दिया। तो ये प्रोफेसर कीन्स के ये सारे सिद्धांत जिन पर उन्होंने कायम किया। अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, नेहरू के आर्थिक विचारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेहरू जी की अगर बात की है तो नेहरू जी सहकारिता के पक्ष में थे। उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि सहकारिता मुझे किसी भी दूसरे आंदोलन की अपेक्षा अधिक प्रिय है, क्योंकि यह जीवन का दर्शन है। सहकारिता के माध्यम से न केवल भारत की आर्थिक कठिनाइयां वरन विश्व की सभी समस्याएं सुगमतापूर्वक हल की जा सकती हैं। नेहरू जी ने भारतीय कृषि सहकारिता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि अनार्थिक जोत के खेतों के स्वामी सहकारिता के आधार पर बड़े पैमाने की कृषि के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सहकारी कृषि से उनका तात्पर्य है कि सामूहिक कृषि की जाए, सामूहिक कृषि ना की जाए, मतलब सामूहिक कृषि से बिल्कुल नहीं था। उनके अनुसार कुछ किसान स्वेच्छा से आपस में मिल करके सहकारी समिति बनाएं और छोटे छोटे खेतों को मिला करके एक बड़े खेत का निर्माण करें। और बड़े खेत का जब निर्माण करेंगे तो फिर उस खेत में सब मिलजुल करके खेती करें और उनका भूमि पर स्वतंत्र बना रहे। और इस प्रकार खेती करने से उत्पादन भी बढ़ेगा और वे अपनी भूमि के स्वामी भी बने रहेंगे, यानी सभी का खेत वही खेत रहेगा। लेकिन क्या हो कि सभी लोग एक साथ मिलकर के जो छोटे छोटे जोत वाले किसान हैं वो इकट्ठा होकर के बड़ी कृषि करें तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। इस प्रकार उन्होंने सरकारी खेतों का सुझाव दिया, सहकारी खेतों का सुझाव दिया। उन्होंने अधिकांश ग्रामीण जनता के विकास तथा उन्नति के लिए बहुउद्देशीय सरकारी समितियां स्थापित करने का सुझाव भी दिया जो कि इस पर काम करें। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आर्थिक तालिका से आप क्या समझते हैं, बताएं। तो फ्रांकोइस क्वेने एक अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा समाज के कुल उत्पादन के विभिन्न वर्गों में वितरण के लिए प्रस्तुत की गई तालिका को आर्थिक तालिका कहा जाता है। जो कुल उत्पादन के विभिन्न मतलब कुल उत्पादन जितना हुआ है उसके जो तमाम सारे वर्ग हैं उनमें बांटने की जो तालिका होती है उसी को आर्थिक तालिका कहा जाता है। कोयने ने यह बताया कि उत्पादित धन समाज के विभिन्न वर्गों में उसी प्रकार परिभ्रमण करता है, उसी प्रकार से जो है जाता है जिस प्रकार मानव के शरीर में रक्त का परिभ्रमण होता है, कहाँ से चलता है, पूरे शरीर में जाता है। तो ऐसे उत्पादन कहाँ पर होता है, कहाँ जाता है, इसका कोई पता आता नहीं चलता है। मतलब तो आपको सारे जगह पर भेजना चीज़ों को। तो इस बारे में प्रोफेसर हेक्टर डेनिस कहते हैं कि आर्थिक समाजों में धन के परिभ्रमण की खोज का विचार अर्थशास्त्र विज्ञान के इस इतिहास में वही स्थान रखता है जो जीव विज्ञान में रक्त परिसंचरण का रखता है। कोयने ने धन के परिभ्रमण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए समाज को 3 वर्गों में बांटा है। कहा पहला वर्ग होता है उत्पादक वर्ग, यानी जिसमें कृषक होता है यानी किसान खेती करने वाला, जिसमें मछुआरा होता है मछली पालता है, इसमें खनन श्रमिक होते हैं जो कि खुदाई करते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं भूस्वामी जो कि बड़े बड़े भूस्वामी होते हैं जिनके खेती को लेकर के लोग खेती करते हैं और फिर फसल होती तो उनको दे देते हैं। तीसरा होता है अनुत्पादक वर्ग जो कि उत्पादन से नहीं जुड़ा हुआ होता है लेकिन वो भी उत्पादन की जो उत्पादन की गई वस्तुएं हैं उनका लाभ उठाता है, जैसे उद्योगपति हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं। तो ये सब खेती में एक बिस्सा गोड़ने, एक बिस्सा जोतने बोने कुछ नहीं जाते हैं, लेकिन वो खेती से जो उत्पन्न होता है उसको खाते पीते हैं और बराबर से अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो कोयने का ये कथन है कि भाई जिस प्रकार से रक्त परिसंचरण शरीर में होता है तो वो
रक्त प्रसंचरण जो होता है वो एक जगह पर होता है, लेकिन वो पूरे शरीर में खून का संचार होता है। ऐसे ही उत्पादन किसी एक जगह पर होता है, किसी अलग अलग स्थानों पर होता है, लेकिन वो पूरे जगहों पर फैल जाता है। तो कृषक द्वारा उत्पादित बेसी उपज भूस्वामियों तथा अनुत्पादक वर्ग से होती हुई अंततः कृषकों के पास ही जाती है। तो इस प्रकार से ये था आपका आर्थिक तालिका, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन से 30 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में प्राचीन गांव की व्यवस्था क्या थी? तो गांधी जी ने प्राचीन व्यवस्था का चित्रण करते हुए कहा कि गांवों में परंपरागत रीति रिवाज, कलाएं, तमाम सारी मूल्य, बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई जो प्रथाएं हैं उनकी प्रधानता होती है, और गांधी जी इसी प्रधानता को बने रहना देना चाहते थे। ब्रिटिश शासनकाल में एक ऐसा समय था जिसने पूंजीवाद प्रथा को जन्म दिया। पूंजीवादी प्रथा ने आर्थिक और सामाजिक शोषण को जन्म दिया, जिससे प्राचीन शुद्ध भावना वाला जो गांव था वो एकदम से खत्म होने लगा। ठीक है, और निष्कपट लोग तथा सदा हरी भरी रहने वाली जो भारत भूमि थी वो शोषण के आचरण से ढकने से प्रतिकूल स्वरूप धारण करने लगती है। गांवों की भूमि पहले किसानों की अंतिम संपत्ति मानी जाती थी। ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने देश में जमींदारों का एक नया वर्ग जन्म जन्म उसको उत्पन्न कर दिया, और इस भूमि का स्वामित्व इन्हें प्रदान कर दिया जो भूस्वामी थे। भूमि के वास्तविक स्वामियों को दास से तुल्य जीवन व्यतीत करने पर मजबूर कर दिया। ग्राम समाज के समस्त अधिकार धीरे धीरे छीन करके सरकारी महकमों को दे दिए गए। ब्रिटिश सरकार की नीति ने गांव तथा गांववासियों की स्थिति को जर्जर बना दिया, और गांधी जी इन सभी का विरोध करते थे। गांधी जी पुरानी रीति रिवाज को फॉलो करते थे, गांधी जी गीता पढ़ते थे, गांधी जी वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे। ठीक है, तो इन सभी का वो विरोध करते थे। वो वर्ग व्यवस्था का विरोध करते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था पर ध्यान देते थे। वर्ण व्यवस्था जो कि कर्म पर आधारित थी, इसीलिए जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है, और जो जिसका कर्म है वो वैसा करता है और उसको उसी हिसाब से फल मिलेगा। गांधी जी इस बात पर फोकस करते थे। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, गाडगिल फार्मूला का संबंध किससे है? गाडगिल फार्मूले का संबंध केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त आय में से राज्यों के हिस्से वितरण एवं अनुदानों के वितरण से होता है, ताकि राज्य सरकारों के विकास कार्य निरंतर चलते रहें। अगर केंद्र सरकार कोई आय का हिस्सा प्राप्त करती है तो राज्य सरकार के हिस्से जो होंगे उसमें होंगे। ये बात गाडगिल फार्मूला बताता है। वित्तीय संसाधनों के वितरण में न्यायशीलता बनी रहे। इस फार्मूले का प्रारूप श्री गाडगिल यानी तत्कालीन उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के, उनके द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे गाडगिल फार्मूले के नाम से जाना जाता है। इस फार्मूले के तैयार एवं लागू होने से पहले वित्तीय संसाधनों का वितरण राज्यों को स्वयं के विवेक के आधार पर किया जाता था, लेकिन बाद में केंद्र और राज्य दोनों का इसमें चलने लगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर प्रश्न है कि मार्शल के अनुसार प्रतिनिधि फर्म से क्या आशय है? प्रतिनिधि फर्म की अगर बात की जाए तो आर्थिक सिद्धांतों के क्षेत्र में मार्शल पहला व्यक्ति था जिसने प्रतिनिधि फर्म के विचार को प्रस्तुत किया। और कहते हैं मार्शल प्रोफेसर कि प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म होती है जो काफ़ी लंबे समय से स्थापित होती है और जिसने काफ़ी सफलता प्राप्त की होती है। ऐसी कंपनी, ऐसा उद्योग जो काफ़ी सफलता प्राप्त कर लेता है, जिसका प्रबंधन सामान्य कुशलतापूर्वक किया जा सकता है, जिसको उत्पादन की सामान्य बचतें बाह्य और आंतरिक प्राप्त होती रहती हैं, जिनका संबंध उत्पादन के औसत स्तर से होता है, वो होती हैं प्रतिनिधि फर्म। इस प्रकार मार्शल के अनुसार प्रतिनिधि फर्म एक औसत फर्म होती है जो बाह्य और आंतरिक बचतों की दृष्टि से विकास की औसत स्थिति पर होती है। मतलब जिसका विकास होता है, जिसका फायदा भी होता है और वो आगे बढ़ रही होती, चल रही होती है। ठीक है, बाह्य बचतों से अभिप्राय उन बचतों से होता है जो उद्योग के समान विकास पर आधारित रहती हैं, और आंतरिक बचतें में होती हैं जो व्यक्तिगत फर्म के साधनों, व्यवसायिक कुशलता और प्रबंध संबंधी कुशलता के कारण संगठन से प्राप्त होती हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म के बारे में। तो इसका पीडीएफ जो होगा वो आपको दे दिया जाएगा। अच्छा, अगर आपका हिंदी है तो आपको इस पीडीएफ को मिलने में कोई आसानी नहीं, मतलब कि बहुत आसान तरीके से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आप हिंदी का अगर कोर्स लेना चाहते हैं, बीए 3rd सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप ले सकते हैं। आपको कोर्स लेने के लिए मात्र 100 रुपये पे करने होंगे। 100 रुपये आप लोगों के कहने पर हिंदी का कोर्स लॉन्च किया गया था पिछली बार, तो अब की बार भी वो कोर्स खोल दिया गया है। तो तमाम सारी वीडियो जो उसकी हैं, जो कि प्राइवेट फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, तो वीडियोज़ आपको मिलेगा और उन वीडियोज़ का पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा हिंदी का
ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा और इसके अलावा जो भी और क्लास होगी वो भी मिलती रहेगी। इसके अलावा जब आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, उस ग्रुप में जुड़ने का एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है या जियोग्राफी है, तो उसका भी जब कोई पीडीएफ नोट्स बनेगा या कोई क्लास होगी तो उसका भी पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। ये आपको बेनिफिट होता है हिंदी का कोर्स लेने के लिए। तो हिंदी का कोर्स लेने, अगर आपका है हिंदी सब्जेक्ट है, तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर का हिंदी गद्य का, तो 91 61 93 60 62 इस पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना, आपको कोर्स दे दिया जाएगा। मात्र 100 रुपये उसके लिए आपको पे कर देने होंगे। मैं आपके पास जैसे आप सेंड करोगे एसएमएस हमारे पर व्हाट्सएप पर कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, तो मैं आपके पास एक स्कैनर सेंड करूंगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे कर देने होंगे। गूगल पे, फ़ोन पे, जो कुछ भी आप चलाते हैं आप सेंड कर दीजिएगा। आप नहीं चलाते तो किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं आप, लेकिन स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपको ऐड करवा दिया जाएगा। क्लियर? देखिए, अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 33 नंबर क्वेश्चन है, सीनियर के मूल्य संबंधी क्या विचार है। सीनियर जो है ये भी एक अर्थशास्त्री है। सीनियर के मूल्य संबंधी विचार अत्यंत उत्तम है और उत्पादन लागत संबंधी विवेचन में लाडरडेल का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है इनके ऊपर। और उसके अनुसार मूल्य किसी वस्तु का एक गुण होता है, एक ऐसा गुण होता है जो उसे इस योग्य बनाता है उस वस्तु को कि विनिमय में ली और दी जा सके वो वस्तु, ठीक है। इस योग्य आपका जो मूल्य होता है वो बनाता है। जैसे मान लेते हैं आप गेहूं अगर देते हैं किसी को और उससे आप चावल लेते हैं, तो गेहूं का क्या मूल्य है। मान लेते हैं गेहूं 24 रुपये किलो है, चावल आपका 25 रुपये किलो है, तो आपने 1 किलो या 24 रुपये किलो चावल है, तो आप ये जान सकते हैं कि भाई अगर हम 1 किलो चावल आपको देंगे तो गेहूं अगर 1 किलो ले लेंगे तो हमारा कोई घाटा नहीं होगा। तो ये मूल्य से आपको पता चला ना कि भाई हमारा घाटा नहीं हो रहा है, क्योंकि 40 रुपया रेट मतलब कि 24 रुपया रेट गेहूं का भी है, 24 रुपया रेट आपका चावल का भी है, ठीक है। तो आपको पता चला कि घाटा नहीं लगेगा। तो ये सीनियर का मूल्य संबंधी विचार कहता है, ठीक है। इस प्रकार मूल्य विनिमय होने वाली दोनों वस्तुओं की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है और उसके अनुसार पूर्ति उन रुकावटों को समान करती है जिनसे वस्तु की मात्रा सीमित होती है। किंतु यह विचार अधिक संतोषजनक प्रतीत नहीं होता। मूल्य निर्धारण में उसने प्रतियोगिता के महत्व को भी स्वीकार किया है सीनियर ने, और उसके निकट पूर्ति की का सीमित होना भी अधिक महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए रिकार्डो की आलोचना भी करी है सीनियर ने। तो इसमें मतलब इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। प्रश्न है 34 नंबर, राजा राम मोहन राय के आर्थिक सुधार कार्यक्रम को समझाइए। राजा राम मोहन राय ने भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो आर्थिक एवं राजनीतिक विचार व्यक्त किए हैं, उन विचारों का तत्कालीन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण स्थान है। उस समय की सरकार ने नमक जैसी चीज पर कर लगा रखा था। जब राजा राम मोहन राय थे उस समय ब्रिटिश शासनकाल था, और यही नहीं, नमक के उत्पादन पर एकाधिकार था, जिसके कारण नमक जैसी आवश्यक चीज़ जो थी बेहद महंगी होती जा रही थी। नमक कोई और नहीं बना सकता था, केवल ब्रिटिश के जो अधिकारी हुआ करते थे या ब्रिटेन के जो अधिकारी होते थे जिनको कहते थे वही बनाते थे। तो कुछ लोगों का आधिपत्य था, एकाधिकार था, और आवश्यक मात्रा में नमक उपलब्ध भी नहीं हो पाता था। तो इस कारण से इन्होंने नमक सुधार पर काम किया। आर्थिक सुधार में इन्होंने एक प्रकार से उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखा और उसके खिलाफ काम इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो ये थे राजा राम मोहन राय के विचार। 35 नंबर क्वेश्चन है, वालरस के मुद्रा सिद्धांत को समझाइए। वालरस की अगर बात की जाए तो इन्होंने मुद्रा की आवश्यकता खरीदी जाने वाली वस्तुओं की आवश्यकता से अधिक कुछ भी नहीं है, ऐसा बताया कि भाई अगर आपको मुद्रा की आवश्यकता उतनी है कि भाई जो हम आवश्यकता है हमारी उसकी पूर्ति हो जाए, बस मुद्रा की आवश्यकता उतनी है। तो मुद्रा की आवश्यकता खरीदी जाने वाली वस्तु की आवश्यकता से अधिक कुछ भी नहीं है, और इसीलिए मुद्रा का स्टॉक रखा जाता है। इसी स्टॉक से ब्याज के रूप में संतुष्टि प्राप्त की जाती है। यही कारण है कि मुद्रा की प्रभावपूर्ण मांग ब्याज की दर का घटता फलन होता है, ठीक है। वालरस ने नकदी बैलेंस सिद्धांत का प्रतिपादन करके बताया कि नकदी बैलेंस की मांग इसलिए उत्पन्न होगी कि उपभोक्ता वस्तुओं के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। लोग नकदी को अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि वस्तुएं तत्काल उपलब्ध हैं। नकदी बैलेंस रखे जाने की यह व्याख्या अपर्याप्त थी क्योंकि मुद्रा का संग्रहण सीमांत उपयोगिता से जुड़ा हुआ है
और चक्राकार प्रवाह का एक आवश्यक अंग भी है। चूंकि मुद्रा वस्तुओं की मात्राओं तथा अन्य सभी समीकरणों को प्रभावित करती है और इसीलिए आर्थिक लेन देन में क्या होता है कि मुद्रा एक सक्रिय भूमिका निभाती है और नकदी की मांग कुछ लेन देन पर निर्भर करती है। वालरस का मुद्रा सिद्धांत उसके सामान्य साम्य से एकीकृत है और विनिमय के समीकरण में वालरस का विशिष्ट योगदान रहा है कि भाई कौन से मतलब विनिमय मतलब होता है देना लेना, ठीक है। अब आप मुद्रा दे करके किसी सामान को लेते हैं, आप सामान दे करके सामान लेते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है, बेबलिन के व्यापार चक्र सिद्धांत से क्या आशय है। तो बेबलिन के अनुसार व्यापार चक्र व्यावसायिक उद्यम के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। व्यावसायिक उद्यम अगर आप करेंगे तो व्यापार चक्र का निर्माण होगा और ऐसा इसलिए होता है कि व्यवसायों का प्रबंध लाभ और अधिक से अधिक कीमत के आधार पर किया जाता है। व्यवसायों का जो मैनेजमेंट किया जाता है, कोई व्यवसाय है उसका प्रबंध करना है तो लाभ के लिए किया जाता है व्यवसाय स्थापित, या अधिक से अधिक कीमत के आधार पर उसको हम करते हैं। बेबलिन कहते हैं कि यह अवस्थाएं व्यापार की नियमित अवधि में आती हैं और किसी आकस्मिक घटना से फसल अगर नष्ट हो जाती है तो उसका परिणाम नहीं मतलब घटना का परिणाम नहीं होती है आकस्मिक घटना का। मंदी और तेजी की स्थिति वास्तव में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। बेबलिन ने इस विचार को स्वीकार किया कि कम उपभोग या कम उपभोग के कारण मंदी काल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि अगर जनता जो होगी कम चीज़ों को खरीदेगी तो मंदी आ जाएगी, ज़्यादा चीज़ों को खरीदेगी। क्योंकि मंदी कब आती है, जब लोगों के पास पैसा नहीं होता। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग सामान को मार्केट से खरीदेंगे नहीं। जब सामान नहीं खरीदेंगे तो भाई सामान लोग बनाएंगे भी नहीं। जब सामान लोग बनाएंगे नहीं तो नौकरी पर लोगों को क्यों रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो इस कारण से मंदी फैलती और चली जाती है। क्लियर। और जैसे मान लेते हैं आपके पास पैसा है तो जितना पैसा होगा मार्केट में उतने लोग ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे। अब जब हमारे पास पैसा होगा तभी ना हम मोटरसाइकिल खरीदेंगे, तभी हम जा करके शॉपिंग करेंगे। जब पैसा भी नहीं होगा तो क्या खरीदेंगे। तो जब हमारे पास पैसा है मान लेते तो हम जाएंगे खरीदेंगे। जब हम खरीदेंगे वस्तुओं को तो मार्केट में सभी लोग जाएंगे, क्योंकि सबके पास पैसा है, सभी लोग वस्तुओं को खरीदेंगे। तो क्या होगा, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं को लोग बनाएंगे तो फिर नौकरियों के लिए वैकेंसी खाली होगी, लोग नौकरियों के लिए भागेंगे तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। तो इस कारण से कई सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर। डिमांड और सप्लाई पर पूरा का पूरा अर्थशास्त्र टिका हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आलसी वर्ग का क्या सिद्धांत है। बेबलिन जो था ये आलसी वर्ग का पक्षपाती नहीं था। उसके अनुसार यह वर्ग अपने आप को औद्योगिक श्रम युक्त रखता हुआ भी अपने सब कार्यों को परंपरागत तरीके से प्राप्त साधनों के द्वारा पूरा कर लेता है। यह वह वर्ग होता है आलसी वर्ग जो कुछ कार्यों को हीन कोटि का समझता है और उन्हें करने में कतराता है। उन कार्यों को नहीं करता है, कुछ कार्यों को जो कि उसको लगता है कि भाई ये कार्य ठीक नहीं है। ऐसा वर्ग स्वामित्व की इच्छा रखता है। जो बड़े लोग होते हैं जो कि कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, दूसरे लोगों से करवाते हैं, जो गरीब है उनसे करवाते हैं, और प्रतियोगिता की भावना से निर्देशित होकर के अधिक मुद्रा अर्जन करने का प्रयास लगातार करता रहता है आलसी वर्ग। बेबलिन ने इस वर्ग को लुटेरों का समूह बताते हुए इसकी भर्त्सना की है और कहा है कि यह वर्ग पूरे समाज पर भार होता है। इसके अनुसार उस व्यक्ति को भोजन नहीं मिलना चाहिए जो कार्य ना करता हो। अगर काम करे तभी खाना मिले, बेबलिन कहता है। अगर वो काम नहीं करता तो उसको भोजन लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग दिखावे पूर्ण उपभोग में विश्वास करते हैं और ऐसा इसलिए होता है कि वे लोग गरीबों के श्रम से अर्जित संपत्ति को हस्तक्षेप करने में सफल हो जाते हैं और यह स्थिति अनुचित है और इसे बदलना ही चाहिए। जैसे जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं वो खुद अपना काम कुछ नहीं करते हैं, वो नौकरों से करवाते हैं, ठीक है। या बड़े बड़े लोग जो होते हैं जिनके पास पैसा है वो अपना काम खुद नहीं करते हैं, वो दूसरों से करवाते हैं। तो उनको खाने का कोई अधिकार नहीं। जो खेती खुद ना करता हो उसको खाने का कोई अधिकार नहीं। ये बताते थे कौन क्या नाम है इनका भाई, बेबलिन, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे। प्रश्न है उपयोगिता पर बिकस्टीड का क्या विचार था। तो बिकस्टीड के अनुपातिक उपयोगिता के विचार ने सीमांत उपयोगिता के विचार को अच्छी प्रकार से समझने में काफ़ी सहायता दी है। तो अनुपातिक उपयोगिता एक होती है सीमांत उपयोगिता। तो बिकस्टीड ने अपनी पुस्तक अल्फ़ाबेट ऑफ इकोनॉमिक साइंस में सबसे पहले सीमांत उपयोगिता शब्द का प्रयोग किया, जिसको बाद में अर्थशास्त्रियों ने मूल्य निर्धारण की व्याख्या में अपनाया। ऑस्ट्रिया
वासी अर्थशास्त्रियों के आकलन सिद्धांत की छाप उन पर विशेष तौर पर पड़ी। बिग स्टेट पर वस्तु के मूल्य निर्धारण में उन्होंने रिकार्डो और मार्क्स के लागत सिद्धांत यानी श्रम सिद्धांत की आलोचना करते हुए यह बताया कि वस्तु का मूल्य जो होता है, वस्तु का मूल्य उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है। अगर उपयोगिता है तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, उपयोगिता अगर कम है तो वस्तु का मूल्य घट जाएगा। ये बात बताते हैं। उनका कथन था कि स्वयं श्रम का मूल्य वस्तु के मूल्य द्वारा निर्धारित होता है, कि वस्तु का मूल्य जब बढ़ेगा तो श्रम का मूल्य भी बढ़ेगा, तो अगर वस्तु का मूल्य घटेगा तो श्रम का मूल्य भी घटेगा। जब बाजार में मूल्य अधिक पाए जाते हैं तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ जाती है। बिग स्ट्रीट के सिद्धांतों में सीमांत केंद्र बिंदु रहा है। उन्होंने सीमांत पर चर्चा करी है। तो बाजार में मूल्य अधिक जब बढ़ेगा तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। श्रम लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, माल ज़्यादा बनाने की डिमांड होगी। जैसे आप देखते हैं अभी दीपावली थी तो मिठाई की मांग बढ़ गई थी। अब मिठाई की जब मांग बढ़ी तो मिठाई बनाने वालों की संख्या, आप देखते हैं मिठाई खूब ज़्यादा बनी होगी उस दिन, ठीक है। जबकि दूध उतना डेली होता है लेकिन मिठाई उस दिन खूब बनी होगी, ठीक है। उसी चीज़ में निपटा देते हैं बना करके। तो यही सब चीज़ होती है। 39 नंबर प्रश्न है, गांधी जी किस मशीन के प्रयोग के पक्षधर थे? तो गांधी जी का दर्शन यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो वास्तविक रूप से गांधी जी चरखा जैसी मशीन के प्रयोग के पक्षधर थे। वो चरखा चलाते भी थे, चरखे से वस्तु मतलब कि कपड़ा बनाते थे। चरखा ही उस समय एक ऐसी मशीन थी जिससे न केवल घर की बहू बेटियों को रोजी रोटी मिलती थी, बल्कि उनका समय फालतू की गपशप की बातों में गुजारने से बचता था। अब ठंडी का महीना आ रहा होगा तो महिलाएं अपने अपने छत पर बैठेंगी और बातचीत खूब करेंगी खाना वाना बनाने के बाद में, आप देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में चरखा होता था, पहले चरखा चलाती थी, ठीक है, काम किया करती थी बहुत ज़्यादा। तो फिर उसमें क्या होता था कि ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी। तो पहले के परिवारों में झगड़ा लड़ाई बहुत कम होती थी। आज के परिवारों में आप देखते हैं झगड़ा लड़ाई खूब होती, बातचीत खूब ज़्यादा होती है। यही कारण है कि प्राचीन समय परिवार में अधिक सदस्यों के होते हुए भी सुख और शांति हुआ करती थी। लेकिन आज जो है बस सभी लोग अपने मतलब माता पिता तक से झगड़ा कर लेते हैं। आप देखेंगे गांव मतलब कि हर एक जगह पर आपको पता होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर, मार्शल के अनुसार प्रतिनिधि फर्म से क्या आशय है? तो इसको मैंने आपको एक बार और बता रखा है, तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है। आर्थिक सिद्धांतों के क्षेत्र में मार्शल पहला व्यक्ति था जिसने प्रतिनिधि फर्म के विचार को प्रस्तुत किया, और उसके अनुसार प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म होती जो काफ़ी लंबे समय से स्थापित हो, जो काफ़ी सफलता प्राप्त कर चुकी हो, जिसका प्रबंध सामान्य कुशलतापूर्वक किया जा रहा हो और चल रही हो, कंपनी खूब धुआंधार तरीके से चल रही हो, जिसको उत्पादन की समान बचतें मिलती हो, बाह्य बचत और आंतरिक बचत उसकी होती हो, फायदा में हो कंपनी, ठीक है, जिसका संबंध उत्पादन के औसत स्तर से हो, ठीक है। तो ये कंपनी जो होती है उसको उसी को बोलते हैं उत्पादन फर्म, ठीक है, प्रतिनिधि फर्म। अगला प्रश्न है 41 नंबर, अधिशेष मूल्य क्या है? अधिशेष मूल्य या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वही है कि जैसे मान लेते हैं लागत मूल्य से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं 10 रुपया जो है कोई मालिक जो है किसी वस्तु को बनाने में लगा रहा है, 5 रुपया श्रम मूल्य लग रहा है, ठीक है, 5 रुपया श्रम मूल्य और 5 रुपया जो है पूरा टैक्स वक्स मिला करके लग रहा है। 20 रुपये कोई वस्तु को बनने में लगा, ए नाम की वस्तु को बनने में 20 रुपया लगा। अब ये वस्तु को अगर वो कंपनी वाला 25 रुपये में बेचेगा तो ये 25 रुपये में, चूंकि 20 रुपये में ही बनी है, 5 रुपया नौकर को देगा, ठीक है, 5 रुपया सरकार को देगा, 10 रुपया उसने खुद लगाया है, ठीक है, तो वो 10 रुपया अपना खुद जो लगाया उसको भरपाई करेगा और 5 रुपया और फायदा लेगा, चूंकि उसने इतना सब पैसा अपना लगाया, पूंजी लगाया है तो इसके लिए, ठीक है। तो 5 रुपया बिना कुछ किए हुए पा जा रहा है कौन? पूंजीपति, और 5 ही रुपया बहुत कुछ मेहनत करने के बाद में एक मजदूर पा रहा है। इसी को अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। किसका? कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, तो यही सिद्धांत उन्होंने दिया है। तो यही बात है अधिशेष मूल्य। जब श्रमिक के द्वारा निर्मित उत्पाद को अधिक विनिमय मूल्य पर बेचा जाता है, अधिक विनिमय मूल्य का मतलब जितना बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा मतलब वो लगा है पैसा, उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कर बेचा जाता है, तो उसी को बोलते हैं अधिशेष मूल्य। यह विनिमय मूल्य श्रमिक को दिए गए श्रम के ऊपर अतिरिक्त होता है। इस अतिरिक्त या अधिक मूल्य को अधिशेष मूल्य के रूप में जाना जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार मूल्य में यह अंतर अधिशेष मूल्य का निर्माण करता है, जिसे पूंजीपति निकालते तथा जमा करते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका अधिशेष मूल्य। और यह वास्तव में श्रमिक द्वारा कार्य अवधि के दौरान उत्पादित वस्तुओं का अतिरिक्त मूल्य है, जिसे अधिशेष मूल्य कहा जाता है। मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि भाई पूंजीपति लोग हैं, मान लेते हैं अंबानी जी हैं। अब अंबानी जी ने क्या किया कि भाई कंपनी में 10 रुपए की कोई सामान मतलब उन्होंने बनवाई,
अब 10 रुपये में उनका जो खर्चा लगा है, 5 रुपये उन्होंने मजदूर को दिया उस वस्तु को बनाने में, और 5 रुपया उन्होंने किसको दिया, सरकार को टैक्स दिया। 10 रुपये अपने अलग से लगाया, यानी कुल मिलाकर के ये जोड़ेंगे आप तो 20 रुपये हुआ। ठीक है, अब उसी वस्तु को 25 में बेच रहे हैं तो 5 रुपये का मुनाफा ले रहे हैं, वही 5 रुपये का मुनाफा जो होता है वही होता है अधिशेष मूल्य। समझ में आ गई चीज़ें? तो ये हो गया आपका क्लियर, समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो ये था आपका भैया क्या, ये था आपका क्या बोलते हैं इसको, महासंग्राम रिवीजन क्लास। तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई, यहाँ पर बताई। तो एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को आप एकदम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और महासंग्राम रिवीजन क्लास है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको पढ़ेंगे आप सभी लोग। इसका मॉडल पेपर भी जल्दी दे दूंगा। 2023 वाली प्लेलिस्ट में आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ना था, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा करी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू।